नमस्ते भाई लोग। और बताओ मेरे लाल गुलाबी दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। हाँ बेटा, रोज क्लास ले रहे हो आप? चलो, ये तो अच्छी बात है। हम्म। हाँ बेटा। और साथ के साथ, हाँ, शेयर भी कर रहे हो, सब्सक्राइब भी कर रहे हो, या फिर ऐसे ही क्लास ले रहे हो? हाँ। हाँ बेटा, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ठीक है। हाँ। अगर आपको अच्छी लगती है क्लास तो आप इसको शेयर भी करिएगा ज़रूर। ठीक है, अपने दोस्तों के पास ये पैगाम पहुँचाइएगा। ये आप जो देख रहे हो, ये पैगाम पहुँचाना आपके दोस्तों के पास। ठीक है बेटा। हाँ। हाँ बेटा, हम थे। हाँ, हमारी एक्सरसाइज हो गई थी। चैप्टर का बेस भी कंप्लीट हो गया था। हमारी एक्सरसाइज 1.1 प्रश्नावली 1.1 भी हो गई थी। आज हम करने जा रहे हैं इसके उदाहरण। क्या करने जा रहे हैं? इसके एग्जाम्पल। ठीक है। हाँ, आज की क्लास में केवल उदाहरण ही होंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 1.2, फिर पढ़ेंगे उसके उदाहरण, फिर पढ़ेंगे हम, हाँ, जो एक्स्ट्रा पर्सन है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा पर्सन आपको ज़रूर पढ़ने हैं। ठीक है बेटा। इन सवालों को पढ़ के आपका कुछ नहीं होना है। ठीक है। हाँ बेटा, देखो देखिए इधर। हाँ, आपके सामने ये प्रश्न है। संख्या 4 की पावर n पर विचार करें। ठीक है। जहाँ n एक कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। कैसी संख्या है? n एक नेचुरल नंबर है। और n एक प्राकृतिक संख्या है। और जहाँ जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर है जांच। हाँ, जांचे कि क्या n का कोई ऐसा मान, ऐसा ऐसा मान है कि 4 की पावर n अंक 0 पर क्या हो सके, शून्य पर क्या हो सके, ये समाप्त हो सके। किस पे समाप्त हो सके? ये शून्य पर क्या हो सके। आपको ये जांच करना है क्या? आपको ये जांच करना है। हाँ बेटा। हाँ, आपको ये जांच करना है, क्या कभी भी 4 की पावर n, 4 की पावर n कभी भी ये 0 पे समाप्त हो सकती है क्या? आपको ये बताना है। आपको ये जांच करनी है, 4 की पावर n कभी भी 0 पे समाप्त हो सकती है क्या? ठीक है बेटा। हाँ, ऐसा प्रश्न आया था हमारे 6 की पावर n वाला। ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। हाँ, कोई संख्या 0 पे समाप्त हो रही है। कोई संख्या किस पे समाप्त हो रही है? 0 पे समाप्त हो रही है। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कोई संख्या, जैसे मान लेते हैं ये 30 है, 0 पे समाप्त हो रही है बेटा, 0 पे समाप्त हो रही है। जैसे मैंने बता दिया। हाँ, 8750। तो ये भी किस पे समाप्त हो रही है बेटा? 0 पे समाप्त हो रही है। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी संख्या 0 पे समाप्त होती है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं 30 है जो 0 पे समाप्त हो रही है, तो बेटा इसका आप अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो आपने देखा है 30 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया बेटा? हाँ, 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है बेटा। हाँ, जैसे मान लेते कोई संख्या 0 पे समाप्त हो रही है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी संख्या। जैसे मान लेते 80, 100 मान लेते हैं। चलो 120 मान, 100, हाँ 120 मान लेते हैं। आप कम करो, 80 ले लो। ठीक है। कोई भी संख्या 0 पे समाप्त हो रही है तो इसका मतलब क्या होता है? कोई भी संख्या 0 पे समाप्त हो रही है तो इसका मतलब होता है, हाँ, उसका अभाज्य गुणनखंड, उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकालोगे। आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकालोगे। कोई भी संख्या 0 पे समाप्त हो रही है तो इसका मतलब है आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकालोगे। तो देखो देखिए बेटा, हमेशा, हाँ, हमेशा क्या आएगा? 2 और 5 आएगा। हमेशा इनके बीच में क्या आएगा? 2 और 5 जरूर आएगा। क्या, कौन सी संख्या आएगी? और कौन सी संख्या आए चाहे ना आए, तो 2 और 5 तो 100% आना है, क्योंकि जीरो किससे मिलकर बना होता है? देखो बेटा, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है जीरो में? ये होती है 10। 10 होती है बेटा। अब इसके अभाज्य गुणनखंड निकालो तो क्या आता है? हाँ, तो आपने देखा हमेशा कोई भी संख्या 0 पे समाप्त होती है तो इसका मतलब है उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 क्या रहेगा? विद्यमान रहेगा। ठीक है बेटा। क्या रहेगा? दोनों विद्यमान रहेगा। ठीक है, 2 भी रहना चाहिए और 5 भी रहना चाहिए, क्योंकि 2 और 5 मिलकर क्या बनाते हैं? 0, एक जीरो का निर्माण करते हैं। ठीक है। हाँ, ये थ्योरम आपको यहाँ पे लगानी है। ये मेथड आपको यहाँ पे लगाना है बेटा। देखो देखिए, जैसे, हाँ,
मैंने बता दिया। देखो देखिए, इसने बोला है, हाँ, इसने बोला है क्या 4 की पावर n कभी भी जीरो पे समाप्त हो सकती है क्या? तो बेटा एक बार के लिए हम मान लेते हैं, इसकी बात मान लेते हैं, 4 की पावर n किस पे समाप्त हो रही है? जीरो पे समाप्त हो रही है। एक बार के लिए मान लेते हैं, इसकी बात मान लेते हैं, और तो क्या है। ठीक है। हाँ हाँ, तो हम क्या लिखेंगे? माना, माना किसी प्राकृतिक संख्या, किसी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या n के लिए n के लिए 4 की पावर n, n के लिए 4 की पावर n जीरो पर, जीरो पर समाप्त होती है। ठीक है। एक बार के लिए हमने मान लिया 4 की पावर n किस पे समाप्त होती है? शून्य पे क्या होती है? ये समाप्त होती है। ठीक है। एक बार के लिए हमने मान लिया 4 की पावर n किस पे समाप्त हो रही है? जीरो पे समाप्त हो रही है। देखो देखिए बेटा, हाँ, तो आप देखो देखिए 4 की पावर n है। देखो देखिए कोई भी संख्या हाँ, कोई भी संख्या, एक इसको हमने मान लिया 4 की पावर n जीरो पे समाप्त हो रही है। तो आप बताओ देखिए कोई भी संख्या जीरो पे समाप्त हो रही है, तो देखो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 4 का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला है, कितना आया ये? तो बताओ देखिए 4 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया बेटा? 2 का स्क्वायर, ये है। 4 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 2 का स्क्वायर। तो आप देखो देखिए मैं क्या इस 4 की जगह में क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। 4 क्या होता है? 2 का स्क्वायर। इस 4 की जगह में 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह? 2 का स्क्वायर। 4 की जगह मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया। इसकी भी पावर कितनी है? n है। इसकी पावर कितनी है? n है। तो देखो देखिए बेटा, पावर के ऊपर पावर हो, पावर के ऊपर पावर हो तो क्या हो जाता है? गुणा हो जाती है। पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो पावर क्या हो जाएगी? 2 × n। तो पावर कितनी होगी? 4 की पावर n है, तो मतलब कितना हो गया? 2 की पावर 2n। तो आपने देखा है, आपने 4 की पावर n का आपने अभाज्य गुणनखंड निकाला है। 4 की पावर n का आपने 4 की पावर n का अपने अभाज्य गुणनखंड निकाला है। तो ये किसकी पावर में आ रहा है बेटा? 2 की पावर में आ रहा है। हमने मान लिया इसको एक बार के लिए जीरो पे समाप्त हो रही है। हाँ, जब जीरो पे समाप्त होती है कोई संख्या, तो इसका मतलब होता है उसके उसका अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर और 5 की पावर में कुछ आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। जबकि देखो देखिए इसका आपने अभाज्य गुणनखंड निकाला है। तो बताओ बेटा इसमें दो, 2 और 5 का मल्टीप्लाई आ रहा है क्या? देखो बेटा 2 तो आ रहा है, लेकिन 5 5 नहीं आ रहा है। ठीक है। 5 जब, हाँ, जब 5 आएगा तभी तो ये संख्या किस पे समाप्त होगी? जीरो पे समाप्त होगी। जब ये 5 आएगा तभी तो संख्या किस पे समाप्त होगी? जीरो पे। ठीक है। तो इसलिए इसमें 5 का कोई गुणक है ही नहीं, इसका अभाज्य गुणनखंड में 5 है ही नहीं। ठीक है बेटा, इसलिए ये संख्या कभी भी जीरो पे समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है। देखो देखिए, हाँ, लिखना तो पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, लिखते हैं देखिए, क्योंकि क्योंकि 4 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड, इसका प्राइम फैक्टर निकाला हमने। अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, हाँ, अभाज्य गुणनखंड में 5 की पावर n विद्यमान, विद्यमान नहीं है, ही है। देखो देखिए, हाँ, इसमें 5 की पावर n क्या है? विद्यमान नहीं है। देखो देखिए आगे देखो। हम्म हाँ हाँ, चूंकि 4 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड में 5 की पावर n क्या है? विद्यमान नहीं है। ठीक है। क्योंकि, लिख देते हैं आगे, क्योंकि किसी संख्या को, किसी किसी संख्या को, किसी संख्या को, संख्या को जीरो पर
समाप्त होने से मतलब, समाप्त होने से मतलब, होने से मतलब, समाप्त होने से मतलब, हाँ, उसके, समाप्त होने से मतलब, हाँ, उसके, उसके अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में दो व पाँच, 2 की पावर n लिख लो, चाहे 5 की पावर m लिख लो, ठीक है। हाँ, क्योंकि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर n व 5 की पावर n m n विद्यमान होना, होना, विद्यमान होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इसलिए, इसलिए ये संख्या क्या नहीं हो सकती, इसलिए ये संख्या किस पे समाप्त नहीं हो सकती, इसलिए, इसलिए, इसलिए 4 की पावर n कभी भी, कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो, ठीक है बेटा, आगे बात समझ में। देखो देखिए, हाँ, एक बार वापस देख लो आप इसको। हाँ, इसने बोला है बेटा आपको जांच करना है क्योंकि 4 की पावर n, आपको ये बताना है 4 की पावर n, हाँ, आपको ये बताना है कि 4 की पावर n कभी भी शून्य पे समाप्त हो सकती है क्या। इसमें आपको ये बताना है 4 की पावर n क्या कभी भी शून्य पे समाप्त हो सकती है क्या। देखो देखिए बेटा, आप देखो, इसने बोला है n कैसी संख्या बेटा, n कैसी संख्या, प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या n कैसी संख्या बेटा, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का मान कितना होता है, 1 2 3 अनंत तक होता है, एक से लेकर कहाँ तक होता है, अनंत तक होता है। चाहे आप रखे देख लो, इसमें 4 की पावर 1 रखो, n क्या प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या का मान रख लो, कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 16, हाँ, 4 का क्यूब करोगे तो कितना हो गया 64, ठीक है, ऐसे। हाँ, 4 की पावर 4 करोगे तो कितना हो गया 256, ठीक है बेटा, 256। देखो देखिए बेटा, तो आपने देखा है 4 की पावर आप कितनी कर लो तो हमेशा सर्कल कितने का आ रहा है, 4 6, 4 6, आगे भी 4 6, 4 6 का सर्कल आएगा, ठीक है बेटा। तो ये कभी भी संख्या जीरो पे समाप्त तो हो ही नहीं सकती, चाहे आप n का मान चाहे अनंत तक रख के देख लो आप, ठीक है बेटा। तो इसलिए, हाँ, अब आप रखे देखोगे नहीं, ठीक है, तो इसलिए आप क्या करोगे, मान लेते कोई संख्या जीरो पे समाप्त हो रही है तो इसका मतलब समझो, कोई संख्या जीरो पे समाप्त हो रही है तो इसका मतलब होता है उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 सम्मिलित होगा, तब भी कोई संख्या जीरो पे समाप्त हो सकती है, ठीक है बेटा। हाँ, तो आपने इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाला है, तो ये 2 की पावर में तो है, जबकि इसमें क्या है, चूंकि 4 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड में 5 की पावर n क्या है, विद्यमान नहीं है। क्योंकि किसी संख्या के, क्योंकि किसी संख्या के जीरो पे समाप्त होने का मतलब, क्योंकि किसी संख्या को जीरो पे समाप्त होने से मतलब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर में कुछ तो होना चाहिए और 5 की पावर में कुछ होना चाहिए, ठीक है, सेम भी हो सकता है, 2 की पावर 1 भी आ सकती है, 5 की पावर 1 भी आ सकती है, ठीक है, में विद्यमान होना चाहिए। इसलिए 4 की पावर n कभी भी शून्य पे समाप्त नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें 5 का क्या है, मल्टीप्लाई नहीं है, इसका एक गुणक क्या है, 5 नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में बेटा, ठीक है, आगे चलो देखिए, हो गया। हाँ भाई, आगे देखो देखिए, इसने बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 और 4 का क्या निकालना, आपको 80 निकालना है, क्या निकालना है आपको, 80 निकालना है, और क्या निकालना है आपको, एलसीएम, ठीक है बेटा। हाँ, कौन सी विधि से, प्राइम फैक्टर से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या निकालना है, 4 और 6 का क्या निकालना है आपको, हाँ, 4 और 6 का आपको एक तो 80 निकालना है, क्या निकालना है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
एचसीएफ निकालना है आपको किसका, 4 और 6 क्या, 6 और 20 का, ठीक है बेटा। और एलसीएम भी निकालना है आपको किसका, 6 और 20 का, ठीक है बेटा। हाँ देखो देखिए, हाँ तो अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 और 20 का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना, तो आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, प्राइम फैक्टर तो निकालोगे पहले, ठीक है बेटा, प्राइम फैक्टर तो निकालोगे। तो आपने देखा है 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना है बेटा, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, ठीक है। हाँ ऐसे आप 20 के निकालो। हाँ 2 का भाग जा रहा है बेटा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। हाँ 5 1, फिर जाहिर सी बात होता है 20 क्या होता है, 4 गुणा क्या होता है, हाँ तो कितना आ गया, 2 का स्क्वायर गुणा 5, ठीक है बेटा। हाँ तो आपको क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है, इनका क्या निकालना है आपको, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन आ रहा है, दोनों के अंदर जो कॉमन आ रहा है, नाम तो इसका हाईएस्ट है लेकिन आपको सबसे छोटी घात देखनी जो कॉमन आ रहा है बेस। देखो देखिए बेटा, इसमें भी कॉमन ये आ रहा है, इसमें कॉमन ये आ रहा है, और इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 है और इसमें भी क्या है, 2 है। लेकिन आपको क्या देखना है, 80 में क्या वो देखना होता है, सबसे छोटी पावर 1, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटी पावर कितनी है, 2 की पावर 1, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, इसका एचसीएफ कितना आ गया बेटा, 2। इसका एचसीएफ कितना आ गया बेटा, 2। अब बेटा इसका क्या निकालना है आपको, एलसीएम भी निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम भी, 6 और 20 का। तो आपको क्या देखना, हाँ पूरे में देखना है, देखो सारे नंबरों को देखना है इसमें से, ठीक है। क्या आ रहा है, देखो 2 आ रहा है, 2 की अधिकतम पावर लेनी होती है, 2 2 आ रहा है, 2 की अधिकतम पावर कितनी है, 2 का स्क्वायर। हाँ 3 भी आ रहा है, 3 की अधिकतम पावर कितनी है, 3 की पावर 1। और क्या आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 5 की भी अधिकतम पावर कितनी है, 5 की पावर 1। 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 4, 3 गुणा हो गया 5, कितना हो गया बेटा, 12। 12 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना गया, 12 पंजो 60। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम कितना हो गया, 2 और 60, ठीक है बेटा। आगे देखो देखिए, इस प्रश्न को देखो और अगले प्रश्न को देखो, देखिए क्या कहता है। अभाज्य गुणनखंड विधि से आपने सीधा सीधा बोला इसको 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो, ठीक है। अगला प्रश्न देखो देखिए, हाँ बेटा अगले प्रश्न में क्या बोला इसने, अभाज्य गुणनखंड विधि से, मेथड तो वही है, अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या निकालना है, हाँ 96 और हाँ 404 ना 404 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है इसका, एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ ज्ञात करे, फिर उनका एलसीएम ज्ञात करे, फिर उनका क्या करे, ज्ञात करे, क्या ज्ञात करे, एलसीएम ज्ञात करे। देखो बेटा इस प्रश्न में और इस प्रश्न में रात दिन का अंतर हो गया, इसने साफ साफ बोल दिया अभाज्य गुणनखंड विधि से इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो, ठीक है। लेकिन देखो इस प्रश्न में क्या बोला, इसने बोला है पहले तो आप एचसीएफ ज्ञात करो, ऐसे बोला है ना, पहले तो आप इन दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करो, एचसीएफ ज्ञात करो, फिर उनका क्या ज्ञात करो, एलसीएम ज्ञात करो। देखो देखिए इसको एचसीएफ और एलसीएम पूछना है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है बेटा, दया कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर। देखो देखिए इसका मतलब क्या है, ये देखो ये बोल रहा है पहले तो आप एचसीएफ ज्ञात करो, किस मेथड से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। पहले हम ये कर लेते हैं, ठीक है, आगे मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे आपको, 96 के भी और किसके, 404 के, ठीक है। हाँ 2 का भाग जाता है, इसका आधा कर दो, कितना होता है, 48, फिर 2 का भाग 24, फिर 2 का 12, फिर 2 का 6, फिर 2 का 3 3 1, ठीक है। हाँ इसमें देखो बेटा किसका भाग जा रहा है, किसका भाग जा रहा है, 2 का तो जा रहा ही है, तो फिर देखो बेटा किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 101। देखो देखिए आगे ही देखो देखिए, 101 में किसका भाग जाता है, 101 का ही जाता है क्या, देखो कोई है संख्या है जिसमें 101 में किसका भाग जाता हो, 101 का ही जाता है, हाँ 101 में, है ना।
क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। देखो देखिए, तो आपने देखा है 96 का 96 है। हाँ, इसका अभाज्य गुणनखंड में कितना आया है? 2 की घात 5 कितनी आई? हाँ, 2 की घात 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और 404 में कितना है? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 101 की पावर 1। देखो देखिए, इसको आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना। आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना बेटा। हाँ, एचसीएफ निकालना है। तो देखो देखिए, एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों के अंदर कॉमन हो। ये चीज कॉमन है और ये कॉमन है, केवल दो ही तो कॉमन है। इसमें से आपको क्या देखना है? सबसे छोटी पावर क्या देखनी है आपको? सबसे छोटी पावर कितनी है? 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? 4। तो बेटा इसका एचसीएफ कितना आया बेटा? 4 आया। देखो देखिए, अब क्या बोल रहा है ये? इसने बोला है फिर उनका एलसीएम ज्ञात करो। इसका मतलब क्या है? इसने अभाज्य गुणनखंड विधि से तो आपको एचसीएफ पूछ लिया, ठीक है। हाँ हाँ, इसको एचसीएफ और एलसीएम पूछना था तो ऐसे भी पूछ सकता था, सीधा सीधा भी पूछ सकता है। 6 और 20 का भाई एलसीएम ज्ञात करो और एलसीएम ज्ञात करो, ठीक है। अब इसका घुमाने का क्या मतलब है? ये बोल रहा है पहले तो इसका एचसीएफ ज्ञात करो, फिर इनका क्या ज्ञात करो? एलसीएम ज्ञात करो। इसका मतलब समझे क्या? ये किस मेथड से पूछना चाह रहा है? तो आप देखो, देखिए आपके पास दोनों संख्या हैं, दोनों संख्याएं हैं और एचसीएफ है। तो आपको देखो देखिए, 3 संख्या दे दी, 3 के बारे में जानकारी दे दी और आपको पता है क्या? पता है प्रथम संख्या गुणा क्या है? द्वितीय संख्या, ये संख्या बराबर क्या होता है? एलसीएम गुणा क्या होता है? एचसीएफ, ठीक है। अब देखो देखिए बेटा, आपने इसको प्रथम संख्या दे दी, आपके पास है। हाँ, द्वितीय संख्या भी आपके पास है और इसने क्या किया कि आपसे एचसीएफ निकलवा लिया। इसने क्या निकलवा लिया? इसने आपसे एचसीएफ भी निकलवा लिया। अब ये पूछना चाह रहा है, एलसीएम पूछना चाह रहा है, मतलब इस मेथड से पूछना चाह रहा है, ठीक है। इसलिए बोल दिया इसने, दो संख्या तो दे दी इसने। हाँ, आपसे एचसीएफ भी निकलवा लिया इसने चालाकी से, ठीक है। अब इसने बोला है अब ज्ञात करो इसका एलसीएम, तो मतलब इस मेथड से पूछना चाह रहा है तो कर दो फिर। हाँ, प्रथम संख्या कितनी है? 96 मल्टीप्लाई द्वितीय संख्या कितनी बेटा? 404। एलसीएम तो आपको ज्ञात करना है और एचसीएफ कितना है बेटा? 4 है, ठीक है। तो देखो देखिए, ये 4 एलसीएम चाहिए तो ये 4 किस में है? मल्टीप्लाई में। तो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा? ये डिवाइड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा बेटा? ये डिवाइड में। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये पूरा पूरा कट रहा है इसमें से, ठीक है। कितनी बार किया है? 4 से कट रहा है बेटा। 101, 101 बार कट रहा है ये, ठीक है बेटा। हाँ, तो देखो देखिए, हाँ एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? आगे देखो देखिए, आगे यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, आगे देखो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? आपके पास आया 96 मल्टीप्लाई कितना आया? 101 बराबर कितना आ गया? एलसीएम, ठीक है। हाँ, इसको इससे गुणा कर लो, तो 96 को एक बार ही गुणा करो देखिए तो कितना आ गया? 96। फिर इसको करोगे तो 96। तो बेटा इसका एलसीएम कितना आ गया? 96, 96, ठीक है। आगे बात में तो ऐसे ज्ञात करना है, ऐसे नहीं। आप दोनों ही एचसीएफ और एलसीएम दोनों को आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, इससे पहले बोल दिया अभाज्य गुणनखंड विधि से केवल आपको एचसीएफ ही ज्ञात करना है, ठीक है। हाँ, फिर इसका क्या ज्ञात करना है? फिर उनका एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसने देखो दो संख्या तो दे रखी है और आपसे एचसीएफ भी निकलवा लिया इसने, और अब आपको एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो वो इस मेथड से पूछना चाह रहा है, इसलिए इसने इसको घुमा के बात की है ताकि आप समझ सको, ठीक है। आगे बात समझ में? हाँ, देखो देखिए आगे चलो बेटा। हाँ, इसने बोला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, हाँ दोनों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। 3 संख्या है, इनका आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ और एलसीएम। तो आप इसके क्या निकालो? आप प्राइम फैक्टर निकालो। क्या निकालो आप? प्राइम फैक्टर निकालो, ठीक है। तो 6 के आप अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो कितना आएगा? 3, 3, 1। हाँ, और किसके निकालोगे? 72 का। 2, 36, 2, 18, 2, 9, 3, 3, 1, ठीक है बेटा। हाँ, 120 का भी निकालोगे आप।
का भाग लगाओ। देखिए 2 का भाग लगाने का मतलब इसका हाफ कर दो बेटा, सीधी सी बात है। इसका हाफ नहीं होता, 3 का भाग जाता है बेटा इसमें। हम्म। तो अब देखो, देखिए आपने 6 की अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया है, तो कितना आया, 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। हाँ, 72 का आपने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिया है, तो आपने देखा है 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3, 3 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, 120 का आपने निकाल लिया है, 120 का निकाल लिया आपने, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5। देखो देखिए 3 भी है ना, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, ठीक है बेटा। हाँ, अब आपको क्या ज्ञात करना है, इसका एचसीएफ। तीनों संख्याओं का आपको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। 6 12 6 72 72 और 120, ठीक है। हाँ, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें से कॉमन संख्या देखो, तीनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है। देखो देखिए बेटा, इसके अंदर 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, मतलब एक तो 2 कॉमन आ रहा है। और क्या आ रहा है, 3 भी बेटा इसमें है, इसमें है और इसमें, और क्या आ रहा है, 3 भी आ रहा है। अब देखो इसकी सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2 में सबसे छोटी पावर कितनी है, 2 की पावर 1। 3 में सबसे छोटी पावर कौन सी है, 3 की पावर 1 है या 3 की पावर 2, 3 की पावर 1। तो ये कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया, ये 6। तो इसका एचसीएफ कितना आया बेटा, 6 आया, ठीक है। हाँ, एलसीएम देखो, देखिए एलसीएम है 72 और 120। इसका एलसीएम देखो, देखिए बेटा एलसीएम क्या आएगा। हाँ, आपको क्या देखना है, सारे नंबर को देखना है, इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसमें से देखो देखिए कौन सी है, 2। हाँ, इसमें से आपको पावर सबसे बड़ी लेनी है। एलसीएम में क्या होता है, पावर आपको सबसे बड़ी लेनी है। 2 की पावर कितनी है सबसे बड़ी पावर, 2 की पावर 3। हाँ, अब देखो देखिए, हाँ 2 आ गया। हाँ, 3 की बात कर लेते हैं हम। 3, 3 की पावर अधिकतम पावर कितनी है, 3 का स्क्वायर। फिर कितना आ गया, फिर 5 है, 5 की अधिकतम पावर कितनी है, 5 की पावर 1, ठीक है बेटा। आगे बात सुनने, 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। और ये कितना हो गया, 5। देखो बेटा, मैं इसको इससे गुणा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ, मतलब इसको और इसको। हमेशा सोचो तो 5 को हमेशा सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करो, थोड़ा आसान पड़ जाए, ठीक है। देखो देखिए क्यों, देखो देखिए 8 पंजो कितना हो गया, 40। कितना हो गया बेटा, 40। 40 को किससे गुणा करना आपको, 9 से, ठीक है। 9 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, 4, 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो बेस। 9 को 4 से करोगे तो 9 चौका 36। 9 को 4 से किया तो 9 चौका 36, और 0 का 0। आगे बात सुन में, अगर मान लेते हैं इस 5 को, आप देखो देखिए, हाँ देखो देखिए, मैं बोल रहा हूँ आपको हमेशा 5 को या 25 को या 45 को, जो भी संख्या है, 5 5 का गुणक है, उसको हमेशा सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ताकि आसान पड़ जाए। अगर मान लेते हैं आप इसको ऐसे गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, आपने 5 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो देखिए 45 आ गया। अब 45 को 8 से गुणा करना थोड़ा हार्ड पड़ जाता है, हार्ड तो नहीं आता, वैसे आता है आपको मल्टीप्लाई, लेकिन थोड़ा सी हार्ड पड़ जाता है। लेकिन ये देखो देखिए, सावी जी दूसरी क्लास का बच्चा ही कर लेता है ऐसे, ठीक है। आपने 5 को 8 से किया तो कितना आ गया, 40। जीरो बनाने की कोशिश करो हमेशा, ठीक है। आपको पता है 5 सम संख्या के साथ मिलकर ही जीरो बनाता है। आगे बात सुन में, हाँ तो ये हो गया 40। 40 का मतलब 4 ही हो गया, आपने यहाँ पे आपने 45 बना दिया, यहाँ पे 4 बना दिया, अंतर है। तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 36। एक जीरो का जीरो चेप दिया, बेस बात खत्म। आगे बात सुन में, तो ये है भाई बेटा। हाँ, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 और 72 और 120 का आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर निकाल लिया आपने। एचसीएफ में तो आपको सबसे छोटी घात देखनी है, और एलसीएम में से आपको सबसे बड़ी घात देखनी है। आगे इस बात समझ में, ठीक है बेटा। हाँ, आगे की ये चीज़ है, ये बेटा प्रश्नावली 1.2 में काम में आएगी। और कल से नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, प्रश्नावली 1.2, ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ, आगे बात सुन में, ठीक है बेटा, बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर, ओके, टेक केयर, सी यू। हाँ, एक बात, हाँ बेटा, ये पैगाम आप अपने दोस्तों के पास पूछो, ताकि
हमारी भी इंफॉर्मेशन बढ़ती रहे। ठीक है। हाँ, करो सो भला हो सो भला। आगे बात सुनो बेटा। वैसे आप अच्छे लोग ही हो वैसे। ठीक है बेटा। टेक केयर, बाय, सी यू।